नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान। स्वागत है आपका धरती धोरारी में और शो के ताज़ा तरीन एपिसोड में मैं आपके साथ हूं अनामिका अनंत। हमारे प्रदेश के जाने माने युवा कवि शायर हैं विजय राही साहब। उनकी एक गज़ल है, उसके 2 शेर के साथ शुरुआत करना चाहेंगे कि जो मिलते हैं मोहब्बत से बहुत यारी दिखाते हैं, जो मिलते हैं मोहब्बत से बहुत यारी दिखाते हैं, हमें मालूम है कि कितनी मक्कारी दिखाते हैं। दिखाता है कोई जब शहर के कॉलेज का फ़ोटो, दिखाता है कोई जब शहर के कॉलेज का फ़ोटो, हम अपने गांव का स्कूल सरकारी दिखाते हैं। तो जब विजय राही साहब की ये पंक्तियां मैंने पढ़ी तो इनके बारे में और भी जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ऑनलाइन इन्हें ढूंढा, इन्हें खूब पढ़ा, खूब सुना और आप यकीन मानिए इनकी जो कविताएं हैं बेहद सहज हैं। ज़मीन से उपजी हुई सहज कविताएं ये लिखते हैं और दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली इनकी गज़लें हैं, नज़में हैं जो एहसासात की खुशबू से लबरेज़ हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि विजय साहब सिर्फ हिंदी उर्दू में ही नहीं बल्कि राजस्थानी भाषा में भी बेहतरीन कविताएं लिख रहे हैं, कह रहे हैं। तो आज फाइनली इन्हें ढूंढकर हम धरती धोरारी के मंच पर ले आए हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं, साक्षात हमारे सामने बैठे हैं जनाब विजय राही साहब। आप वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय कानोता में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और जब हिंदी साहित्य में युवा कविताओं की बात होती है, युवा कवियों की, युवा गज़लगों की बात होती है तो विजय राही का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आइए स्वागत करते हैं विजय जी का। विजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अनामिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद डीडी राजस्थान का। डीडी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पाकर भी हर शय को खोना आता है, हम दरवेशों को कब रोना आता है। क्या बात। उनको सारी दुनियादारी आती है, हमको तो बस रोना धोना आता है। दौसा से माधोपुर का रास्ता है जो, दौसा से माधोपुर का रास्ता है जो, उस पर मेरा गांव बिलोना आता है। क्या बात है। तो बिलोना का ये लड़का जो है आज युवा कवि के तौर पर पूरे देश में आपकी पहचान है विजय जी और बड़ी प्रमुखता से आपका नाम लिया जा रहा है। बिलोना की बात चली है तो हम ये चाहेंगे कि आपके बचपन की बातों से शो की शुरुआत की जाए। वैसे तो आपके तमाम चाहने वाले जो हैं बहुत प्यार से आपको पढ़ रहे हैं और आपको चाहने वालों का, पढ़ने वालों की बड़ी मोहब्बत भी हासिल हो रही है। तो ये जो जर्नी है आपकी इस मकाम तक आना, काफ़ी संघर्ष भी आपने किया है जितना हम जानते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे पूरे शो में। पर शुरुआत क्यों ना बचपन की यादों से हो जाए। कैसे थे वो दिन सुहाने दिन? जी, बचपन तो सबको ही अच्छा लगता है जी। कौन नहीं चाहता कि बचपन जो है वो हर कोई चाहता है कि बचपन दोबारा से वो जी ले। तो बिलोना जैसा कि मैंने बताया ये मेरा गांव है और ये महाभारत कालीन, मत्स्य जनपद कालीन जो इलाका है उसका दौसा जो शहर है उसका तहसील लालसोट में बिलोना गांव पड़ता है जी। और बहुत सारी बचपन की यादें हैं और चूँकि कविताएं मैं लिखता हूं तो स्मृतियां बहुत कविता में काम आती है, तो बहुत सारी बचपन की यादें रही हैं। तो कैसे थे आप पढ़ाई लिखाई में, कैसे थे? शरारतें करते थे क्या? कितने भाई बहन हैं? मैं बहुत संकोची था। अच्छा। हम 5 भाई बहन हैं जी। और गांव के सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़े जी। मैं दूसरी क्लास में था तो बहुत होशियार था, मतलब घर वाले ऐसा मानते थे। तो पिताजी, मैं उनको भाया कहता था, वो कहते थे तुझे दूसरी से चौथी में करवाएंगे। चौथी क्लास में उन्होंने करवा दिया था, उसके बाद में वो गुजर गए थे जी। तो उस तरह से सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़े और उसके बाद में कविताओं की तरफ मेरा झुकाव हुआ। पढ़ते पढ़ते प्रेमचंद वगैरह को पढ़ा हमने शुरुआत में। सरकारी जो स्कूल थी गांव की हमारी, वो आसपास के इलाके में बड़ी स्कूल थी। अच्छा। और बहुत अच्छी उसकी लाइब्रेरी थी, तो वहाँ से मैं कविताएं, कहानियाँ पढ़ता था। प्रेमचंद को मैंने सेकेंडरी स्तर पर ही पढ़ दिया था। कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 तक मैंने कंप्लीट मानसरोवर के जो 8 खंड है वो कहानियाँ मैंने पढ़ दी थी। तो कविताओं में रुचि क्या वहीं से जागी? शब्द ज्ञान के प्रति भी आप काफ़ी अवेयर रहते थे, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द भी सीखा करते थे? हाँ, हिंदी में मेरी बहुत रुचि थी। अच्छा। हमको बहुत अच्छे शिक्षक मिले मुझे स्कूल स्तर पर भी और कॉलेज स्तर पर भी और विश्वविद्यालय स्तर पर भी। तो उनका प्रभाव रहा क्योंकि उनका शब्दकोश बहुत अच्छा था।
तो उनसे मैं बहुत प्रभावित था। तो मैं भी नए नए शब्द है वो उनके अर्थ जानने की कोशिश करता था। तो लोकगीतों में हमारा जो इलाका है वो मत्स्य बेल्ट, वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की शैलियाँ हैं गीतों की, और उनमें लोक शब्द होते हैं। लोक शब्दों के बारे में इसी तरह से फिल्मी गाने सुनते थे हम, तो अच्छा। गानों में जो शब्द आते थे उर्दू के, हिंदी के, उनके बारे में अर्थ जानने की कोशिश करता था। मैं दोपहर में मनचाहे गीत विविध भारती पे कार्यक्रम आता था, उसको सुनता था ज़्यादातर। हाँ। क्योंकि मुझे दिन में नींद नहीं आती है अनामिका जी। गर्मियों में मैं दिन भर दोपहर के समय खास तौर से जब सब लोग सोते रहते थे तो मैं पुराने अखबार जो है वो उनको पढ़ता रहता था, उनमें कुछ कविता कहानी मिल जाए उनको पढ़ता रहता था। मेरा और जो पसंद आ गया उसको काट के चिपका भी लेते थे कॉपियों में। मैं ज़्यादातर मेरा जो बचपन है, गर्मी की छुट्टियां मैं अपने ननिहाल में रहता था। अच्छा। तो मेरी एक मौसी थी जी, तो वो कहती थी कि विजय सारे दिन क्या पढ़ता रहता है अखबारों में, तू अंधा ना हो जाएगा कहीं, इतना ज़्यादा मत पढ़ा कर। अच्छा। चश्मा लग जाएगी इससे कहते। जी जी। अच्छा, आपने बताया विजय जी कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपके पिताजी का साया आपके सर से जल्दी उठ गया। आप काफ़ी छोटे थे और पिताजी के बारे में एक बड़ी मार्मिक कविता आपने लिखी है, मैं चाहती हूँ एक बार आप हमें सुनाएं उसे। जी, पिताजी बहुत जल्दी गुजर गए तो वो एक कमी रही जीवन में, लेकिन उनकी जो यादें हैं वो मेरी स्मृतियों में है और कविताओं में भी वो आती है। जगह जगह पर आपको मेरी कविताओं में वो मिलेगी। और तो एक कविता मैंने उन पर लिखी थी बहुत कोशिश करके, बहुत हिम्मत के साथ जी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उन पलों को दोबारा से याद करना। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य से वो कविता फ़ोन से है वो डिलीट हो गई, उड़ गई। दोबारा कोशिश भी की उसे बैकअप करने की, लेकिन वो नहीं आ पाई। फिर उस कविता की याद में, पिता की याद में, हम पिता को भाया कहते हैं, भाया में ज़्यादा सहज महसूस करूँगा मैं उनको याद करने में। तो भाया पर जो कविता लिखी थी, उस कविता के खोने पर मैंने एक कविता लिखी, खोई हुई कविता, जिसका शीर्षक है। मैं आपको वो कविता सुनाता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हिम्मत करके कविता लिखी थी पिता पर पिछले वर्ष, बहुत हिम्मत करके पिछले वर्ष कविता लिखी थी पिता पर। एक अरसा हो गया है वह कविता खो गई है। उसके खोने का मुझे उतना ही दुख है जितना पिता को खोने का है। ऐसा लगता है पिता को मैंने फिर से खो दिया है। बहुत मार्मिक है विजय जी, और इमोशंस पूरी तरह से इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये भी रही कि पिताजी के जाने के बाद भी आपकी माताजी बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर बन कर के आईं, और हर बार हर जगह उनकी तारीफ़ भी होती है कि उन्होंने बहुत ही हिम्मत करके, मेहनत करके आप सभी को एक अच्छा पालन पोषण दिया, सभी को काबिल बनाया, और आप सभी भाई बहन आज प्रतिष्ठित कार्यों से जुड़े हुए हैं। जी, आमतौर पर यह होता है कि पिता के जाने के बाद पिता की कमी कहीं ना कहीं बच्चे महसूस करते हैं, लेकिन हमें कभी महसूस नहीं होने दिया हमारी माँ ने। हम हमारे इलाके में माँ को जीजी कहा जाता है, तो जीजी ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि हमारे पिता नहीं हैं। उन्होंने पिता की तरह ही हमें पाला पोसा बड़ा किया, और जो सारी सुविधाएं एक गांव के कृषक समाज के जो बच्चों को मिलती है। मेरा नाम विजेंद्र कुमार मीणा है, और मीणा जो समाज है वो खेती किसानी करने वाला समाज है। तो जो सुविधाएं एक बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए, जो जीवन के लिए, अच्छा बचपन जीने के लिए जो मिलनी चाहिए, वो माँ ने भरसक कोशिश की अपनी तरफ से कि वो हमें उन सुविधाओं को उपलब्ध करवाएं। जी, बेहतरीन बात है। और कविताओं की तरफ आते हैं, आपकी कविताओं की तरफ। हायर स्टडीज़ के लिए आप जयपुर आ गए, यहाँ से आपने उच्च शिक्षा ग्रहण की, और शायद यही वो दौर था जब आपने कविताएं लिखना शुरू किया। जी, कविताएं पढ़ता रहता था मैं पहले, और उन्हें इकट्ठा करता रहता था। एक डायरी थी मेरे पास, उसमें मैं चिपकाता रहता था जी। लेकिन लिखना मैंने एमए में शुरू किया जब मैं जयपुर आ गया था। पढ़ाई के साथ साथ मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, अलग अलग तरह के, और साथ में पढ़ाई कर रहा था। तो तब मैंने लिखना शुरू किया। तो जब लिखता था तो ये लगता था कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ, ऐसा जैसा सबको ही लगता है शुरुआत में। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब यहाँ राजस्थान के जो वरिष्ठ कवि है, वरिष्ठ कथाकार है, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ,
हमारे इलाके के ही एक कवि है, प्रभात करौली से आते हैं, उनकी कविताओं को जब मैंने पढ़ा, उनसे मिला, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और वो कविताओं में उनका प्रभाव पड़ा और कविताएं धीरे धीरे सुधरती गई, शायरी धीरे धीरे सुधरती गई। जी, तो जो पहली कविता आपने लिखी थी, क्या वो याद है कब लिखी थी और क्या थी वो कविता? पहले तो मैं शायरी में रहा 7-8 साल, क्योंकि शुरुआत कविता से नहीं होती है किसी भी कवि की। वो ज़्यादातर हिंदुस्तान में वो शायरी करते हैं, मोहब्बत में होते हैं, एक उम्र होती है तो वो शायरी से शुरू करते हैं। कविता मैंने पहली 2018 में लिखी थी। तो वो कविताओं के जो मीटर्स पैरामीटर्स होते हैं उस पे खरी थी या बस ऐसी थी? जो कविता लिखी थी ये शायरी के बाद में लिखी थी और ये कविता मुक्त छंद की कविता थी। अच्छा, प्रेम कविता थी और यह कलमकार मंच ने एक प्रतियोगिता आयोजित करवाई थी, राष्ट्रीय प्रतियोगिता, उसमें दूसरे स्थान पर यह कविता आई थी। विष्णु खरे, अनामिका जी, ऋतुराज जी इसमें निर्णायक मंडल में थे। वाह, तो आप जो शेर कह रहे हैं, जो गज़लें नज़में आपने लिखी हैं वो बेहतरीन हैं और आज की पीढ़ी की वो कविताएं, गज़लें, नज़में कही जाती हैं। तो गज़ल लिखने की शुरुआत कैसे हुई, वो दौर कैसा था, कुछ बताइए उसके बारे में। हाँ, हिंदी का इलाका है हमारा जी, लेकिन शायरी में आने का जो मामला है वो बड़ा दिलचस्प है। इस गाने के साथ भी बहुत सारी यादें मेरे को जुड़ी है क्योंकि मैं जब कॉलेज में था और पहला मैंने प्रेम पत्र लिखा था, तो जब पूरी कॉफ़ी के पन्ने ख़त्म हो गए, आखिरी पन्ना बचा, अच्छा, तो फिर मैंने इस गाने को ही लिखा था। अच्छा क्योंकि जो भी लिखा मुझे पसंद नहीं आ रहा था, फिर ये गाना लिखकर ही मैंने अपना प्रेम पत्र रवाना किया था। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से फिर शायरी की शुरुआत होती है। हाँ, लय मीटर जो है उसकी समझ आ गई थी। आकाशवाणी से बहुत गीत सुनता था मैं, गाने सुनता था और ईटीवी उर्दू पर मुशायरा भी सुनता था। आसपास चित्रहार देखने जाता था मैं आसपास घरों में जहाँ टीवी थी। तो इस तरह से धीरे धीरे उर्दू का जो डिक्शनरी है, उर्दू का जो शब्दकोश है, उस पर मुझे अच्छा लगने लगा। उर्दू चूँकि मोहब्बत की ज़बान है, सबको अच्छी लगती है, तो उर्दू के शब्दकोश, उर्दू का शब्दकोश जो है मेरे जहन में भरने लगा हिंदी के साथ साथ। तो धीरे धीरे शुरू में जब शायरी की तो वो बेबहर थी, वो मीटर में नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा शायर हूँ, जैसा सभी शायरों को शुरुआत में लगता है। फिर मैं नशिस्तों में जाना शुरू किया तो वहाँ पता चला कि उर्दू का भी एक ग्रामर होता है, उर्दू शायरी का भी। नज़्म को आप इस तरह से नहीं लिख सकते, तभी उसको गाया जा सकता है। मुक्त छंद की कविता को गा नहीं सकते, लेकिन शायरी को गा सकते हैं, गीत को गा सकते हैं, क्योंकि वो मीटर में होते हैं, बहर में होती है गज़ल। तो बाद में मैंने उसको सीखा, उस्ताद भी बनाया और उसको पूरे तरीके से सीखा। तो आपके पसंदीदा शायर भी तो कुछ रहे होंगे जिन्हें आप पढ़ते रहे होंगे चाव से? पूरी परंपरा है उर्दू साहित्य की। मीर है, गालिब है, दुष्यंत कुमार, आदम गोडवी, बेकल उत्साही साहब, और अभी इस समय भी बहुत सारे शायर हैं जो लिख रहे हैं। भारत भूषण पंत, फरहत एहसास साहब, ये आपके कंटेम्प्रेरी हो गए। अजहर इकबाल, राजस्थान से भी माहिर सैदाई साहब, बकुल देव, आदिल रजा मंसूरी जी, नए लड़के भी है, सुनील जश्न है, फानी जोधपुरी जी, तो इनको मैं सुनता रहता हूँ। सूफी सुरेंद्र चतुर्वेदी जी अजमेर से। आपकी एक बड़ी ही प्यारी गज़ल है, मुझे याद आ रही है और मैं चाहूँगी कि आप उसे सुनाएं कि तेरे बारे में बात की जाए, इस खसारे में बात की जाए, इस तरह से है। जी जी, मैं पढ़ता हूँ जी। इस खसारे में बात की जाए, उसके बारे में बात की जाए। जी जी, बिल्कुल। इस खसारे में बात की जाए, उसके बारे में बात की जाए। बात करने में बात क्या है भला, कोई इशारे में बात की जाए। वाह। बात करने में बात क्या है भला, कोई इशारे में बात की जाए। मैं कोई ऐसा मसला भी नहीं जिसके बारे में बात की जाए। वाह वाह वाह। मैं कोई ऐसा मसला भी नहीं जिसके बारे में बात की जाए। तेरे मेरे में हो गई बातें, तेरे मेरे में हो गई बातें, अब हमारे में बात की जाए। अरे वाह, अरे अब हमारे में बात की जाए। वो न समझेगा थोड़े से मेरा ही, उससे सारे में बात की जाए। वो न समझेगा थोड़े से मेरा ही, उससे सारे में बात की जाए। क्या बात है, बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया नामिका जी। बहुत बहुत ही प्यारी ये गज़ल है और आपने तो बहुत सारी गज़ल लिखी हैं। मुझे एक गज़ल आपकी वो भी बहुत पसंद है, किसी से इश्क करना चाहिए था,
मुझे हद से गुजरना चाहिए था, वो मेरी पसंदीदा गजलों में से एक है, चंद शेर उसके भी हो जाएं। किसी से इश्क करना चाहिए था, किसी से इश्क करना चाहिए था, मुझे हद से गुजरना चाहिए था, वो आंखों में उतर कर रह गया है जिसे दिल में उतरना चाहिए था, वो आंखों में उतर कर रह गया है जिसे दिल में उतरना चाहिए था, मोहब्बत पाके भी तुम खुश नहीं हो, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए था। मोहब्बत पाके भी तुम खुश नहीं हो, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए था। ये क्या पहली दफा में भर ली हामी, जरा सा तो मुकरना चाहिए था। क्या बात है। हमें तन्हाई रास आने लगी है, हमें तन्हाई रास तुम्हारा आने साथ लगी, वरना चाहिए था, तुम्हारा साथ वरना चाहिए था। क्या खूबसूरत लिखते हैं आप विजय साहब। और लिखने के लिए कहते हैं कि कवि को, शायर को एक ख़ास जोन में जाना पड़ता है, क्योंकि जब आप बहुत खुश होते हैं तो शायद नहीं लिख पाते। किसी महापुरुष ने कहा भी है कि अगर आप एक ट्रबल्ड चाइल्डहुड देख करके आते हैं तो आप बेहतरीन कथाकार या कवि बन सकते हैं। मैं उनका नाम फ़िलहाल तो भूल रही हूँ। तो जिन इमोशंस के साथ में आप लिख रहे होते हैं, अगर हम उस जोन की एक बार बात करें कि किस तरह से वो पूरा माहौल बनता है जब आपको लगता है कि दिल में एहसास उमड़ रहे हैं, अब इन्हें कागज़ पे उकेरना है, लिखना है। हस्तीमल हस्ती साहब बहुत बड़े शायर हुए हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने एक शेर कहा है कि शायरी शर्माया है खुश नसीब लोगों का, बांस की हर टहनी बांसुरी नहीं होती। वाह। और पंत साहब हिंदी के बड़े कवि हैं, सुमित्रा नंदन पंत, उन्होंने लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि। तो कविता जो है, कविता का ही एक फॉर्मेट है, शायरी भी पोइट्री है, कहानी भी पोइट्री है। मैं तो ये मानता हूँ कि कहानी में भी पोइट्री होती है। तो यह पीड़ा से ही उपजती है, आंसुओं से बनती है। आपको कितनी रातें हैं, आपको जागनी होती है, आपको अपना खून जलाना होता है, तब कविता लिखी जाती है। जी। एकांत आपको, मतलब कि गहरी उदासी का, गहरी पीड़ा का होना ज़रूरी है, एकांत भी ज़रूरी है। और मेरे साथ तो ऐसा है कि एक बच्ची है ये उदासी भी, रोज कांधों पे आ लटकती। वाह, ये तो मेरा पसंदीदा शेर है। एक बच्ची है उदासी भी, रोज कांधों पे आ लटकती है। तो जब वो उदासी का माहौल बनता है, जोन बनता है, यूँ कहें कि जब उदासी छा जाती है तो वहाँ से कविताओं का जन्म होता है। अपने राजस्थान के ही जाने माने कथाकार हैं, देश के जाने माने कथाकार हैं श्री चरण सिंह पथिक साहब। और पटाखा फिल्म आपने देखी होगी विशाल भारद्वाज की, जो उनकी कहानी दो बहनों पर आधारित है, बड़ी बेहतरीन फिल्म है। और चरण सिंह पथिक साहब आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं विजय जी। ये सरप्राइज बाइट है, आपके लिए आया है एक वीडियो बाइट, उसको देख लेते हैं, है ना। आइए देखते हैं। राजस्थान के युवा कवियों में विजय राही का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। विजय राही की कविताएं, चूँकि वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो उनकी सारी कविताएं ग्रामीण परिवेश की हैं। कविताओं में ग्रामीण परिवेश झलकता है, गांव की सोंधी मिट्टी की महक आती है। उनकी जितनी भी कविताएं आप उठा के देख लीजिए, बहुत ही शानदार बिंब, ऐसे बिंब जो हिंदी कविताओं में पहली बार शुमार किए जा रहे हैं विजय राही द्वारा। और उनकी जो भाषा है वो उस स्तर की है जैसे किसी मंजे हुए कवि की। तो उनके कविताओं में मजदूरों का दुख दर्द, किसानों का दुख दर्द, स्त्रियों का दुख दर्द जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। साथ साथ विजय राही की एक खासियत और है जो बहुत कम लोग जानते होंगे, वो गज़लें भी बहुत शानदार तरीके से लिखते हैं और बहुत अच्छी गज़लें लगती है, प्रकाशित होती रही हैं उनकी गज़लें। मैं उनकी एक गज़ल के 2 शेर बतौर नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि सजर की सरपरस्ती मांगता है, सजर की सरपरस्ती मांगता है, परिंदा एक टहनी मांगता है, उतर कर वो मेरी आँखों के रास्ते मकानी दिल की चाबी मांगता है। ये मैंने उनकी गज़ल के 2 शेर आपके सामने रखे हैं। और कविताओं में उसकी एक कविता है बारिश, जो एक लंबी श्रृंखला के रूप में है और मुझे बहुत 2 पंक्ति कविता बहुत पसंद आई उसकी, कि जैसे हमको गाड़ी दूर से दिख जाती है, जैसे हमको गाड़ी दूर से दिख जाती है, माँ को दूर से दिख जाती है बारिश। जैसे हमको गाड़ी दूर से दिख जाती है, माँ को दूर से दिख जाती है बारिश। धन्यवाद दोस्तों। विजय राही के भविष्य के लिए मेरी तमाम शुभकामनाएं।
तो चरण सिंह पथिक साहब को शो के माध्यम से हम प्रणाम अपना भेजते हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि चरण सिंह पथिक साहब इस शो में इस वीडियो बाइट के ज़रिए आए और विजय राही साहब के बारे में उन्होंने बात की। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप सर के बारे में? धन्यवाद जी। पथिक जी आपको, पथिक जी बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं और बहुत सीखने को मिला मुझे पथिक जी से, प्रभात जी से, कृष्ण कल्पित जी से, ऋतुराज जी से, नंद किशोर आचार्य जी से, राजस्थान के जितने भी वरिष्ठ है, डॉक्टर सत्यनारायण जी, इनका सबका प्यार मुझे मिलता रहा है और बहुत सीखने को मिलता है। तो हिंदी का जो आधुनिक या नई कविताएं हैं उसके बारे में जब बात होती है तो आप बेहतरीन उसमें काम कर रहे हैं। हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में आप PhD भी कर रहे हैं और साथ ही बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर आप बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो ये पढ़ाने का जो अनुभव होता है वो किस तरह का होता है? क्योंकि हिंदी आप पढ़ा रहे हैं, हिंदी से आपका खासा जुड़ाव है, लगाव है, एंड बच्चे भी ऑब्वियसली उसमें से कई उभरते हुए राइटर होंगे, कवि होंगे, क्रिएटिव माइंड्स होंगे उसमें बहुत सारे। जी, मैं 2012 से राज्य सेवा में हूँ। पहले मैं सेकेंडरी एजुकेशन में था स्कूल में। तो हिंदी के बहुत सारे बच्चे जी, आज आप भी आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो हिंदी साहित्य बहुत ज़्यादा बच्चे लेते हैं जी, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर विषय के तौर पर। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मेरे से पढ़कर हिंदी साहित्य लेना पसंद किया और उन्होंने इसे व्यावसायिक रूप में भी चुना। हिंदी से टीचर है मेरे स्टूडेंट जी, और कविताएं लिखते हैं, वो कहानियां लिखते हैं, मुझे भेजते हैं और प्रतियोगिताओं में भेजते हैं। अच्छा लगता है जी। आपकी एक कविता है, सौंफ कट रही है, क्या गुजारिश कर सकते हैं उसे सुनने की? जी जी जरूर, मैं सुनाता हूं। जैसा सौंफ कट रही है मगर उसकी खुशबू नहीं जी, हवाओं में भी उतनी ही खुशबू है। सौंफ कट रही है मगर उसकी खुशबू नहीं, हवाओं में भी उतनी ही खुशबू है, जो अभी कुछ दिन और रहेगी जी, तुम्हारी याद की ही तरह यह तपेगी, जलेगी, ढह पड़ेगी। बेहतरीन, बेहतरीन। और विजय जी, जब आपके कंटेम्प्रेरी शायरों से बात होती है, कवियों से बात होती है, तो वो आपकी तारीफ में कहते हैं कि आपके कहने में स्पष्टता है और लहजे में बेबाकी है। और आपकी एक कविता जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, तुम्हारे बारे में जी। ये कविता तो बहुत ही प्यारी है और अगर इस वक्त आपके पास अवेलेबल है या आपको याद है तो क्या हम उसे भी सुन सकते हैं? जी जी ज़रूर। ये कविता समालोचन में छपी थी और देश भर से। इस कविता को लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था? जी, यह एक प्रेम कविता है। और तो ये प्रेम में पढ़ने के बाद आपने ये कविता लिखी या शादी होने के बाद? जी, शादी और प्रेम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जी। और प्रेम जो है वो प्रेम में रहते हुए प्रेम कविताएं नहीं लिखी जाती है, जैसा मेरा अनुभव है। मतलब प्रेम कविताएं वियोग में, हाँ, बिछड़ने के बाद लिखी जाती है जी। तो इसे तुम्हारे बारे में, इसे जो गृहस्थ है जी, वो भी इससे रिलेट होते हैं और हुए भी है और उनकी प्रतिक्रियाएं भी आई है। लेकिन हालांकि इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि यह पति पत्नी पर यह कविता है या प्रेमी प्रेमिका पर है जी। हर पाठक जो है अपने अपने तरीके से कविता को ग्रहण करता है जी। मैं कविता सुनाता हूँ जी, बिल्कुल। अगर तुम आओ, सहजन की फलियां लेते आना, अगर तुम आओ, फूलों की सब्जी से मेरा जी भर गया है। कस्बे की हाट में मिलती है गंदे नाले की भाजी, तुम मोरेल से लाना बिल्कुल ताजी। मोरेल हमारे पास में ही बहती है, हमारे गांव के पास में मोरेल। तुम मोरेल से लाना बिल्कुल ताजी। कस्बे की हाट में मिलती है गंदे नाले की भाजी, तुम मोरेल से लाना बिल्कुल ताजी। कान में छेद न करना पड़े, नाक में भी चुभे नहीं, ऐसी बालियां लेकर आना तुम, अगर गणगौर के मेले जाओ। वाह, कितने कम रहते हो तुम मेरे पास, नहीं तो मंगाती ही रहूं कुछ न कुछ रोज में तुमसे। पीली लुगड़ी जरूर ले आना इस बार, जिसमें अच्छे कसीदे हो। आखा तीज पर भाई का ब्याह है, मेरी सहेलियां तुमको उलाहना देगी। क्यों नहीं तुम लुगड़ी के फूल हो जाते, मैं तुमको ही माथे पर ओढ़ लेती। इन दिनों रोज़ दिन रात मैं इसी चिंता में घुली रहती हूँ, जब तुम परदेश चले जाओगे मेरे लिए अमरूद कौन लाएगा।
बेहद मार्मिक है और बिल्कुल दिल को छूने वाली कविता है तुम्हारे बारे में। शुक्रिया आपका। और आप मानेंगे नहीं, मैं हर हफ्ते एक बार जा करके ऑनलाइन इस कविता को पढ़ ही लेती हूँ। बेहतरीन है ये। अच्छा विजय जी, क्योंकि सितंबर का महीना है और सितंबर के महीने में बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में मनाई जाती हैं, स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। स्वच्छता ही सेवा, ये अभियान हमारा चल रहा है और जिसका थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। और आप गांधी जी को भी अपना आदर्श मानते रहे हैं हमेशा ही। स्वच्छता अभियान से भी आप कॉलेज स्कूल के माध्यम से जुड़े ही हैं और स्वच्छता से जुड़ी एक बड़ी शानदार आपने कविता लिखी है, हम चाह रहे हैं एक बार हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। जी मैं सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है झाड़ू। झाड़ू, ओके। स्वच्छता से जुड़ी हुई है झाड़ू। झाड़ू पर बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी गई है, पहले भी मैंने भी कोशिश की है। झाड़ू पर पाब्लो नेरुदा की बहुत खूबसूरत कविता है कि किस लिए है ये मेरे हाथ अगर मैं बना नहीं सका एक अदद झाड़ू। प्रभात ने पूरी झाड़ू सीरीज लिखी है। मैंने भी कोशिश की है। झाड़ू पंछियों के पास होती है पंखों की झाड़ू, पशुओं के पास होती है पूंछ की झाड़ू। जी। आसमानों की झाड़ू है बादल और धरती की झाड़ू है आंधियाँ। कुदरत के पास कितने ही दृश्य और अदृश्य झाड़ू हैं, काश मेरे पास भी होती कोई एक ऐसी झाड़ू जिससे बुहार पाता अपनी आत्मा को। क्या बात है। काश मेरे पास भी होती ऐसी झाड़ू जिससे बुहार पाता अपनी आत्मा, जिससे बुहार पाता अपनी आत्मा को। बेहतरीन बेहतरीन। तो स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता जो है वो पूरी तरह से रिलेट भी हो रहा है आपकी इस कविता के साथ में। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी ये कविता बहुत पसंद आएगी। और यहाँ आपसे एक अपील ये भी है कि सिर्फ सितंबर महीने की ही बात नहीं है, पूरे साल अपने आसपास, अपने घरों में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में सफाई रखें और स्वच्छता अभियान जो है इससे आप जुड़ें, क्योंकि अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो बीमारियां भी आपसे दूर रहेंगी और आप एक स्वस्थ जीवन भी इस तरह से जीवन यापन अपना कर सकते हैं। और क्योंकि विजय जी सितंबर माह की बात हो रही है, देव आनंद साहब की सितंबर महीने में ही 26 तारीख को 101वीं जयंती मनाई जाती है, मनाई गई है इस साल 2024 में। आप देख रहे हैं धरती धोरारी और आज शो में हमारे साथ हैं विजय राही जी, जो राजस्थानी, हिंदी और उर्दू भाषा के जाने माने युवा कवि और गज़लगो हैं। तो बैक टू यू विजय साहब। और बहुत सारी कविताएं हमने आपकी सुनी, गज़लें भी सुनी, जी नहीं भरता, अभी राजस्थानी की बात भी आएगी। लेकिन उसके पहले एक ख़ास वाक़या भी है जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। तमाम ऑनलाइन चैनल्स पर आप लाइव अपनी कविताएं, गज़लें सुना रहे हैं। कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं जो हैं वो रेगुलरली प्रकाशित हो रही हैं। कई मुशायरों में आप शिरकत कर चुके हैं और गोपाल दास नीरज साहब के सामने भी आपने अपनी कविता का पाठ किया है। कुछ याद आ रहा है वो वाक़या? जी, कौन नहीं चाहेगा कि गोपाल दास नीरज जी के साथ उनके सानिध्य में कविता पढ़े। जी। तो दिल्ली में एक कार्यक्रम था और वहाँ पर मैं गया था। पहली बार मैंने उन्हें वहाँ पे देखा था, पहली बार सुना था उनको। तो उनके तो दर्शन करना ही अपने आप में मतलब सौभाग्य की बात है और कविता पढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो नीरज जी के अलावा नीरज जी को तो देखा और 2 बार, एक बार नहीं 2 बार जी। मोरारी बापू जी के सानिध्य में भी कविता पाठ किया। अच्छा। राहत इंदौरी जी के सानिध्य में भी, बहुत बड़े गंगा जमनी तहजीब के शायर बेकल उत्साही जी, उनके सानिध्य में भी कविता पाठ किया। तो वो बहुत अच्छा सफ़र रहा शायरी का। और शायरी हिंदी कविता में आने के बाद भी शायरी छूटती नहीं है जी, चूँकि शायरी मेरी पहली मोहब्बत है। वैसे भी उर्दू ज़ुबान, हिंदी ज़ुबान आपस में मौसेरी बहनें ही कही हाँ, जाती। इसका असर मेरी कविताओं पर भी है। उर्दू का जो रंग रहा, इसका असर मेरी हिंदी कविताओं पर भी है। जी। तो हिंदी कविता की बात हो रही है और आपके बहुत सारे मित्र भी हैं जो कविताओं से, कहानियों से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही आपके एक मित्र हैं जो आपके लिए एक संदेश देना चाहते हैं। माधव राठौर साहब हैं जो जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये भी युवा कवि और कथाकार हैं। विजय राही साहब की तरह ही ये भी बेहद तेज़ी से उभरता हुआ सितारा हैं और वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। अगर हम हिंदी कविता की यात्रा को अगर देखते हैं तो हर सदी में कवि ने अपने समय के बदलाव को पकड़ने की कोशिश की और उस बदलाव को पकड़ते हुए आगे की यात्रा की।
लेकिन अगर हम पिछली सदी को थोड़ा ठीक से देखें तो ये एक ऐसी सदी थी जिसमें बदलाव बहुत तेज गति से हुई, क्योंकि बाकी सदियों में जो बदलाव हुए हैं उसमें समय लगा है, लेकिन पिछली सदी में जो बदलाव हुआ है बहुत तेज गति से बदलाव हुआ, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो AI हो। तो ऐसी तेज गति में होते हुए बदलाव को पकड़ना कवि के लिए हमेशा चुनौती रहा, और इस चुनौती को जिन कवियों ने पकड़ा है वो अपनी कविता में ठीक तरीके से अपने समय को अभिव्यक्त कर पाए हैं। इसलिए पिछली सदी के जो कवि हैं उनमें विजय राय ने अपने समय को ठीक से पकड़ते हुए अपनी कविताओं में उसे अभिव्यक्त कर पाने में सफल रहे हैं। वो इसलिए कि विजय अपनी परंपरा और अपनी जड़ को ठीक से समझने में सफल हो पाए हैं, क्योंकि कविता का जो इतिहास है, कविता का जो परंपरा है, उसके साथ साथ आप अपना लोक है और आप अपने आसपास का जो परिवेश है उसे अगर ठीक से समझने में सफल हो पाते हो तो आपकी कविता की रेंज अपने आप बड़ी हो जाती है। अगर विजय की हम चाहे प्रेम कविताओं को देखें, चाहे उसके लोक की कविताओं को देखें, या फिर आसपास की बेहद सामान्य घटनाओं पे जो कविता लिखते हैं उसको अगर हम देखते हैं तो उन कविताओं में अपना समय बेहद मुखर तरीके से अभिव्यक्त होते हुए हमें दिखाई देता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कविता में होनी चाहिए कि आप जहाँ से आते हैं उस परिवेश को आज के समय के साथ किस तरीके से ले आते हैं। तो विजय जो मनुष्य का मशीनीकरण होते हुए जो बदलाव है उसको अपनी कविताओं में बेहद सूक्ष्म तरीके से ले आते हैं, और ये हमें साफ दिखाई देता है उसमें कि किस तरीके से लोक में भी आधुनिकीकरण और इस सोशल मीडिया के दबाव की वजह से परंपराओं में बदलाव आया है। ये विजय की कविताओं में हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि विजय आने वाले समय में एक बड़ी रेंज के कवि होंगे जो अपनी कविताओं में अपने समय को अच्छे से समझते हुए, अपने परिवेश को अच्छे से समझते हुए अपनी कविताओं में उन्हें लाएंगे और अभिव्यक्त करेंगे। तो माधव राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़े थे जोधपुर से, और विजय जी आपके बारे में उन्होंने कहा कि आप बेहद समय के हिसाब से आपने कविताओं को जो है देखा है, समझा है, और जो बदलाव है उसके साथ भी आप हैं। एक खासियत और है आपकी कविताओं में, बड़ी ही मिट्टी से उपजी हुई कविताएं आपकी कही जाती हैं, और आपकी कविताओं में देसी शब्दों का भी खासा इस्तेमाल होता है। तो एक ऐसी कोई कविता है इस समय जो हम आपसे सुन सकते हैं? जी, यह भी एक कारण रहा शायरी से कविता में आने का कि जो लोक शब्द है वो शायरी में खटकते हैं, उस तरह से उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मीटर भी एक बंधन रहता है। हालांकि अदम गोडवी जैसे शायरों ने कोशिश भी की है, बहुत अच्छे तरीके से लोक शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन मेरे दोस्त जब मुझसे कहते थे कि हिंदी कविता में आ जाओ, तब मैं नहीं आ रहा था। जब आया अपनी मर्जी से आया। अच्छा। तो अच्छा लग रहा है हिंदी कविता में भी। अब माधव राठौड़ जी है वो हमारे साथी है, हम दोनों एक साथ प्रतिभा खोज प्रतियोगिता राज्य स्तरीय उसमें सम्मानित हुए थे, कहानी के तौर पर, कहानीकार के तौर पर, और मुझे कविता के कवि के तौर पर उसमें सम्मानित किया गया था। तो जिन खास कविताओं की बात हो रही है उसमें से कोई कविता इस वक्त अगर आपके सामने हो जिसे हम सुन सकें, जिसमें लोक शब्द हो, देसी शब्द हो और मिट्टी की खुशबू हो? मैं हमारी मिट्टी की, हमारी बोली की कविता सुनाता हूँ जी। जो पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है, मत्स्य बेल्ट जी, दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, इसमें 3-4 तरह की बोलियां बोली जाती है। ढूंढाड़ी है, डांग, जगरोटी, तलहटी, माड़, पचवारी। तो मेरा जो क्षेत्र है, मेरा जो गांव है, वो माड़ और पचवारी जो बोली जाती है वहाँ का इलाका है जी। तो उसमें मैंने कुछ कविताएं लिखी है, और कविताएं अनामिका जी आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ इस तरह से बिखरी हुई है, कण कण में कविता है। गीत इतने खूबसूरत गीत, एक एक पंक्ति के गीत
और उनमें प्योर पोइट्री। एक दोहा ऐसा, दोहा बिहारी का एक दोहा है जिसका ख्याल है कि उसके चेहरे की चमक से हमेशा पूर्णिमा रहती है मोहल्ले में, और अगर आपको तिथि मालूम करनी है तो आपको पतड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन लेकिन हमारे वहाँ के एक गायक है सुरेश सोनंदा, उन्होंने एक ही लाइन में, दोहे में 2 लाइन होती है, उन्होंने एक लाइन में इस बात को कह दिया जी। कि महारा चूड़ा की चमक जावे पहला पाड़ा में, यानी मेरे चूड़े की चमक से दूसरा जो मोहल्ला है, यही मोहल्ला नहीं दूसरा मोहल्ला भी चमक रहा है। क्या बात है। वहाँ तक उसकी चमक जा रही है। तो ऐसे ऐसे गीत है। मैं बहुत छोटा था जब जुगाड़ में जा रहा था, जुगाड़ जो होता है देसी जुगाड़, जी जी, तो उसमें जा रहा था, तो औरतें अचानक से एक भेड़ चराने वाले को देखकर गीत गाने लग गई। अचानक से जोड़ा उन्होंने आशु कविता कि थारे भी छेड़ी चरा लियाऊं छेड़ियाड़ा मारे भी सास रह जाया, यानी कि हे चरवाहे, मैं तुम्हारी जगह बकरियां चरा लूंगी, तुम मेरी जगह ससुराल चले जाओ। अरे वाह। आप ख्याल देखिए। तो इस तरह की पोइट्री में सुनता हुआ बड़ा हूँ। तो आपकी भी तो बड़ी मैंने भी खूबसूरत- कोशिश की है जी, उसी जी, भाषा में कविता कहने की। जी, हो जाए। कविता का शीर्षक है थारो ब्याओ। थारो ब्याव। और ये कविता डॉक्टर साहब को बहुत पसंद है, डॉक्टर सत्यनारायण जी बिहारी पुरस्कार से सम्मानित है, हमारे राजस्थान के नहीं पूरे हिंदुस्तान के जी। बड़े कवि, कथाकार और बहुत सुंदर रिपोर्टाज है उनके। तो मैं कविता सुनाता हूँ। थारो ब्याओ। जी। तू कतरी भोड़ी छे बता, खुद का ब्याह को नो तो दे बागी, मैं किससे आऊँगा थारा ब्याह में, काई होबे को जब तू मोकू देखेगी, ब्याह बरात और लाडा को तो भूल जावेगी, मारी बात भर लेगी छाऊ छाऊ में, मैं किससे आऊँगा बता थारा ब्याह में। क्या बात है, बेहद खूबसूरत। थारो ब्याह में यानी तुम्हारी शादी में, हाँ, है ना। बेहतरीन है विजय साहब। और आप राजस्थानी, हिंदी, उर्दू तीनों भाषाओं में पैरेलली खूबसूरत कविताएं लिख रहे हैं, गज़लें लिख रहे हैं, और आप शो में आए, हमारे शो की शोभा बढ़ाई। यकीन मानिए पूरा शो ऐसा लगा जैसे कि हम काव्य सागर में गोते ही लगा रहे हैं। आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा आकर। जी बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका अनामिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से डीडी राजस्थान का, और सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद शो से जुड़ने के लिए। तहे दिल से आपका आभार विजय जी कि आपने वक्त निकाला। और आपके पसंदीदा गायक हैं जगजीत सिंह साहब, जिनकी गज़लें आप काफ़ी सुनते रहे हैं। तो शो में चलते चलते हम एक उनकी खूबसूरत गज़ल भी आपको ज़रूर सुनाएंगे, और साथ ही साथ हम आज के लिए दर्शकों से इजाज़त लेंगे। हमारे साथ रहे युवा कवि और शायर विजय राही साहब। इनकी कविताएं, गज़लें ज़रूर पढ़िए, ज़रूर सुनिए, और चलते चलते जगजीत सिंह साहब की ये शानदार अमर गज़ल धरती धोरारी में एंजॉय कीजिए, जो हमारे राजस्थान की ही आन बान शान रहे हैं। श्री गंगानगर में ही उनका जन्म हुआ था, वहीं पले बढ़े थे। तो इस खूबसूरत गज़ल को एंजॉय कीजिए, और अनामिका को, विजय राही साहब को आज के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार।